हेलो, स्वागत है आप सभी का फ्लुएंट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पहले भी 2 पैसेज कर चुके हैं, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और पैसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे, सबसे पहले हम R.E.M. व्हीलर के बारे में पता होना चाहिए। R.E.M. व्हीलर जो हैं वो 1944 से 1947 के बीच में भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है उसके डायरेक्टर रहे हैं, यानी उसके हेड रहे हैं। यानी जितनी भी ऐतिहासिक खोज वगैरह होती थी, उन पूरे डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो R.E.M. व्हीलर थे उस टाइम। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो जो R.E.M. व्हीलर हैं, उन्होंने जितने भी उन्हें हड़प्पा में अवशेष मिले उन सारी चीज़ों को ऋग्वेद से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बाद लिखा हुआ है। ऋग्वेद का काल जो माना जाता है लगभग आज से 3 या 3.5 हज़ार साल पुराना माना जाता है, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो जो R.E.M. व्हीलर हैं, उन्होंने सबसे पहले जो ऋग्वेद है उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको जोड़ा हड़प्पा सभ्यता से। तो उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। पुर शब्द का मतलब होता है किला, तो प्राचीर और गढ़ भी किला ही है इसका मतलब। तो जो बार बार ऋग्वेद में एक वर्ड लिखा हुआ है पुर और पुरंदर, इन 2 वर्डों के बारे में जो ये है हमारे डायरेक्टर जनरल व्हीलर, इन्होंने इनके बारे में बताया है। तो व्हीलर ने कहा कि जो बार बार ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज़ हो रहा है ना, और इंद्र को पुरंदर कहा है, इंद्र जो देवता है उनको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, या यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में गढ़ विध्वंसक। गढ़ मतलब किला, विध्वंसक मतलब तोड़ने वाला। तो इंद्र को पुरंदर कहा है। पुरंदर का मतलब क्या है? किलों को तोड़ने वाला। तो अब तक यही क्वेश्चन था जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, और व्हीलर ने अपना निष्कर्ष नहीं दिया था कि ये किले थे या नहीं थे। ये बात किसी को पता नहीं थी, ये बात सच है या सिर्फ मिथक है। मिथक मतलब है कही हुई बातें हैं, झूठ हो सकती है। तो जब से व्हीलर ने ऋग्वेद की चीज़ों को हड़प्पाई सभ्यता से जोड़ा, तो उसके बाद एक बात सामने निकल कर आई कि शायद जो ये पुरंदर शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, ये हो रहा है इंद्र के लिए, इसीलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके किलों को शायद इंद्र ने तोड़ा हो। यानी जो भी आर्यों का आक्रमण हुआ था उसमें जो उनके देवता होंगे, उनके जो मेन वॉरियर होंगे वो इंद्र रहे होंगे। ये जो किले हैं ये शायद हड़प्पा सभ्यता के ही रहे होंगे। तो इसमें पढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? यह पहले माना गया था कि ये मित्र मातक थे। वही जो मैंने आपको बताया कि जो ये किले हैं, दुर्ग का मतलब भी किला, तो जो ये किले हैं ये थे या नहीं थे, पहले इसको सिर्फ मिथक मानते थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य ही बदल दिया। उत्खनन मतलब खुदाई, तो जो नई नई खुदाई और खोजें हुई उन्होंने इस बात को पलट के रख दिया बिल्कुल। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं। अनार्य का मतलब है आर्यों से अलग, यानी यहाँ पर ये अनार्य वर्ड का यूज़ ये हड़प्पा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आर्य जो है वो वैदिक देवता थे, वैदिक लोग थे सारे, इंद्र हो चाहे कोई और हो, वो सारे आर्य थे। तो ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं अनार्य प्रकार की सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो अनार्य सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। हमें पता है कि हड़प्पा वालों ने भी दुर्गों की बहुत बड़ी बड़ी किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? तो ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, अनार्य सभ्यता, आर्यों से अलग सभ्यता, वो कैसे ख़त्म हुई? तो इसके कारण दिए गए आगे। हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया।
हाँ बिल्कुल, कि जलवायु संबंधी कारण तो इसके अंत के रहे ही हैं। उसके अलावा एक और रीज़न जो हमें पता है कि आर्यों का आक्रमण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जानबूझकर किसी ने हमला किया है जिसकी वजह से सभ्यता नष्ट हुई है। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया होगा। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। और यहाँ पर एक गली मिली थी जिसमें बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बच्चों का भी, उस बूढ़ों का भी, महिलाओं के भी कंकाल मिले हैं। तो ये सारी बातें एक आक्रमण के साक्ष्य देते हैं। तो व्हीलर जो है उन्होंने यही किया कि जो ये आक्रमण हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, और जो ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया है कि उसने आकर सभी को हराया, सबके किलों को तोड़ा, युद्ध के देवता कहा गया उन्हें। तो इन दोनों बातों का लिंक किया आर.एम. व्हीलर ने। आगे है, पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो ये रीजंस रहे, जो जनसंहार हुआ हड़प्पा में, उसके लिए इंद्र को अभियुक्त माना जाता है। यानी इंद्र ने ही किया होगा शायद ये, क्योंकि आर्यों के देवता वही थे, युद्ध के देवता वही थे, उनको ही कहा गया है गढ़ विध्वंसक। और जो ये गढ़ यानी किले जो थे वो कहाँ के हो सकते हैं? हड़प्पा के। तो ये सारी बातें कही हैं आर.एम. व्हीलर ने। तो इन सारी बातों से जो एक निष्कर्ष निकलता है कि जो हड़प्पा के ख़त्म होने के कारण थे, उनमें से एक कारण था आर्यों का आक्रमण भी। और जो आर्यों के एक देवता हैं वो थे इंद्र, और इंद्र को कहा है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किले तोड़ने वाला। और ये किले कहाँ के होंगे? शायद ये होंगे हड़प्पा सभ्यता के। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हीलर जो हैं उनके बारे में बताएं, उनकी उपलब्धि क्या रही, तो आप यही बताओगे उसमें कि वो डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने जो है ऋग्वेदिक तथ्यों को हड़प्पाई साक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश की है, और एक निष्कर्ष निकाला है कि आर्यों का आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए जिम्मेदार रहा होगा। और शायद इंद्र ही वो हैं जिन्होंने आर्यों की जो सेना है उसको लीड किया होगा, उसका नेतृत्व किया होगा, और हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के लिए उन्होंने इंद्र को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब देख लेते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उस पुरातत्वविद का नाम लिखिए जिसने ऋग्वेद के पुरातत्व साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर होगा आर.एम. व्हीलर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर या गढ़ विध्वंसक किसे कहा गया है और क्यों? तो ऋग्वेद में जो पुरंदर या गढ़ विध्वंसक है वो कहा गया है आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को। और क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने ही शायद हड़प्पा के किलों को तोड़ा होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्या दुर्ग की अवधारणा मिथक मात्र थी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहले तो ये जो अवधारणा थी कि किलों को तोड़ा गया है, जो ऋग्वेद में लिखा गया है, वो एक मिथक मात्र ही थी। पर व्हीलर ने जो इसे ऋग्वेद से हड़प्पा को जोड़ा, उसके बाद ये मिथक मात्र नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि जो ये किले थे या ये दुर्ग थे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहे होंगे। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने एक पूरी वीडियो भी कर रखी है इसके ऊपर, पूरा टॉपिक था कि क्या क्या कारण रहे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो कारण थे वो ये थे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, सूखा आदि। और सबसे मेन जो नया कारण निकल कर आया था वो था किसी विदेशी जाति का आक्रमण, और उस विदेशी जाति को कहा गया है शायद वो विदेशी जाति आर्य थे। तो पतन के संभावित कारणों में आप क्या क्या लिखोगे? बाढ़, भूकंप, सूखा, जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदल लेना, नदियों का सूख जाना, ये सारी बातें। उसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखोगे कि आर्यों का भीषण आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से एक रहा होगा। तो ये है हमारा सेकंड पैसेज। ये पैसेज जो है ये भी फर्स्ट वाले पैसेज से रिलेटेड ही है। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। उसके बाद है, ये दुर्ग कहाँ है या थे?
पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य ही बदल दिया। यहाँ तक हम सारा पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिससे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक राजनीतिक ह्रास से कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो, ये तो जो सारी बातें थी वो बिल्कुल सेम है, पर ये जो पैसेज है इसके क्वेश्चंस अलग रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम सीधा। पैसेज में सारी वही बातें हैं जो सारी पिछले पैसेज में थी। तो इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में दुर्गों का क्या महत्व था। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लुप्त होने के कारण, ये तो उसमें भी था यही क्वेश्चन और ये सेम है। उसके बाद थर्ड, हड़प्पा सभ्यता एक राज्य था, कथन के पक्षों में 2 तर्क दीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वहाँ रियल में वो राज्य था, वहाँ पे कोई राजा था या ऐसी सत्ता थी या नहीं थी। तो आइए कि करके इन आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में दुर्गों का क्या महत्व था। तो मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग थे उनका बहुत महत्व था। मोहनजोदड़ो शहर को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था निचला शहर और दूसरा था दुर्ग। तो दुर्ग जो है उसमें ही हमें विशाल माल गोदाम मिला है और उसी दुर्ग से हमें विशाल स्नानागार मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि दुर्ग जो है वो अभिजात वर्ग के लोगों के रहने की जगह थी और यह मुख्यतः स्पेशल कामों के लिए यूज़ किया जाता होगा। अभिजात वर्ग का मतलब होता है ऊंचे वर्ग के लोग। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लुप्त होने के माने गए कारणों की व्याख्या। ये तो हमने पढ़ लिया। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक राज्य था, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता एक राज्य था। इसके कथन के पक्ष में हम ये तर्क दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता एक राज्य ना होता तो इतने बड़े साम्राज्य में एक जैसी समानता नहीं होती। ईंटों में बिल्कुल समानता थी, मनकों में समानता थी, व्यापार में समानता थी, किलों में समानता थी, हर तरीके के भोजन में समानता थी। तो इन सारी समानताओं, इतने बड़े एरिया में इन सारी समानताओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक राज्य था और उस राज्य में कोई न कोई शासक आवश्यक था, चाहे वह एक राजा हो पूरी सभ्यता में, चाहे वह अलग अलग एरिया के अलग अलग राजा हों। तो इस प्रकार ये पैसेज ख़त्म हुआ। अब देखते हैं अपना अगला पैसेज। इस पैसेज में जो है हमें बताया गया है कि हड़प्पा की खोज कब कैसे हुई और दयाराम साहनी के बारे में बताया है। राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल कौन थे, सारी बातें हमें इस पैसेज में पता चलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक यानी कि 1901 से लेकर 1920-30 ये सारे जो साल हैं, इन सालों की बात कर रहे हैं। तो जो दयाराम साहनी थे उन्होंने जो है हड़प्पा की मोहरों को खोज निकाला और निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्रोत से कहीं अधिक प्राचीन स्रोत से संबंधित थी। और उन्होंने बताया कि जो ये जो खोज हुई है, ये जो अब तक खोज की गई है उनसे कहीं अधिक पुरानी है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद है, अब इनको महत्व को समझा जाने लगा है कि अब इनकी जब उन्होंने बताया था उस टाइम तो फिर भी कम मानते थे, पर जो आजकल और ज़्यादा खुदाई हो रही हैं और ज़्यादा चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो अब इनके महत्व को और ज़्यादा समझा जा रहा है। उसके बाद है, एक अन्य पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। तो 1922 में अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक जगह से वैसी ही मोहरें खोज निकाली जैसी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह से निकाली थी। तो फिर एक निष्कर्ष निकला कि ये जो दोनों ही स्थल हैं, ये दोनों ही एक ही संस्कृति के स्थल हैं और उस संस्कृति को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा था वो हड़प्पा ही खोजा है दयाराम साहनी ने। उसके बाद है, इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष
सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो इन दोनों ही खोजों के आधार पर और भी छोटी मोटी खोज की गई और 1924 में जॉन मार्शल ने डिक्लेयर कर दिया कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत पुरानी और विकसित सभ्यता रही है। जैसा कि एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है, मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। जो जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे 1920 के दशक में। तो जो ये दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी है इनके नीचे ही काम कर रहे हैं। तो एक एस.एन. राव ने जो अपनी बुक में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वैदिक इतिहास था उसको ही मानते थे इतिहासकार केवल कि भारत का इतिहास केवल यहाँ तक है, इससे पहले भारत का कोई इतिहास नहीं है। पर जब जॉन मार्शल ने खोज की उससे वो हमें 1500 और 2000 साल पीछे और ले गए। तो यही कह रहे हैं इसमें कि ये मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, यानी और पुरानी बातें निकाल कर वो लाए। आगे है, ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मोहरें मिली हैं। जो मेसोपोटामिया है वो बहुत पुरानी मानी जाती थी शुरू से ही, तो मेसोपोटामिया से हड़प्पा की मोहर मिली है। तो इससे पता चला कि जो मेसोपोटामिया का टाइम है वही हड़प्पा का टाइम भी है। तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी, यानी जो जब तक पहचानी नहीं गई थी पर जॉन मार्शल जो है उनके टाइम पर पहचान ली गई। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। और इस तरीके से जॉन मार्शल ने पूरे वर्ल्ड को एक नई सभ्यता की जानकारी दी और यह भी बताया कि यह जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन या उसी के टाइम की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ये एक आपका 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो जॉन मार्शल हैं उनकी उपलब्धियां बताइए या उनका क्या योगदान रहा। तो इसमें आपको यही सारी बातें बतानी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, यानी प्रोफेशनल पुरातत्वविद थे। वे यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। भारत आने से पहले वो यूनान और क्रीट में भी इतिहासकार का काम कर चुके थे, खोजबीन वहाँ पर भी कर चुके थे। तो वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ का एक्सपीरियंस भी वो भारत में लाए और यहाँ पर उन्होंने खोज की और सबसे बड़ी खोज उनकी यही है, हड़प्पा सभ्यता। पूरे विश्व के सामने उन्होंने हड़प्पा के बारे में बताया। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। और सभी को होती है कुछ नई नई आकर्षक चीज़ें खोजने में, तो कनिंघम की तरह उनको भी थी। पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियां को जानने की भी उत्सुकता थी। पर सिर्फ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही नहीं जानते थे, जो दैनिक जीवन की पद्धति है, यानी कैसे वो खाना खाते थे, कैसे उनके बर्तन थे, ये सारी चीज़ें भी हमें किसने बताई है? जॉन मार्शल के द्वारा ही हमें पता चल पाई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी की चर्चा क्यों की जाती है? अगर ये इसका हम सिंपल आप इसमें लिख सकते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जैसी सभ्यता की मोहरों को खोज निकाला और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और विश्व के सामने एक बहुत बड़ी और सबसे प्राचीन सभ्यता को रखा। इसीलिए हम दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी की चर्चा करते हैं। इसमें देख रहे थे क्या लिखा हुआ है। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी भारत के महान पुरातत्वविद थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से ही आरंभिक ऐतिहासिक स्त्रोत से कहीं अधिक प्राचीन स्त्रोत से संबंधित थी। रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान वही सारी बातें जो हमने पैसेज में पढ़ी थी वही लिखी हुई हैं। इसको आप जैसे मैंने अभी बताया है आपको, उसको आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो कि इसने 21 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद है जॉन मार्शल को क्यों याद किया जाता था? ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, पैसेज में ना हो, वैसे आप एग्जाम में भी दे सकते हैं कि जॉन मार्शल के योगदान को बताएं। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इनसे विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली और साथ साथ हमारे देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। जॉन मार्शल के इस व्यवहार से उन्हें उदार हृदय का परिचय मिलता है, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। अगला क्वेश्चन था,
कि जो जॉन मार्शल हैं उनके जो वो डायरेक्टर जनरल रहे, वो जो काल है वो एक व्यापक परिवर्तन का काल रहा, मतलब बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं वो। वे एक पेशेवर पुरातत्वविद थे। वे अपने साथ यूनान तथा क्रीट में कार्यों का अनुभव भी लिए हुए थे। कीट नहीं है, क्रीट आएगा। कनिंघम की तरह ही उन्होंने भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी ली। साथ ही उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। किसी भी कार्य में प्राप्त किए गए अनुभवों का व्यापक प्रभाव पड़ता है और यही शिक्षा हम उनसे ग्रहण करते हैं। तो यही सारी बातें बता रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल पुरातत्वविद थे, यूनान और क्रीट में पहले काम कर चुके थे, आकर्षक खोजों में उन्हें दिलचस्पी थी, जीवन की पद्धतियाँ वही, मतलब कि वे लोग डेली लाइफ में क्या क्या काम करते थे, कैसे उनके घर थे, कैसे वो रहते थे, कैसे उनके बर्तन थे, सारी बातें की जानने की भी उनमें उत्सुकता थी। और किसी भी कार्य में प्राप्त किए गए अनुभव, यानी जो उन्होंने क्रीट और यूनान में अनुभव प्राप्त किए थे, उन अनुभव के आधार पर उन्होंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से अपना काम संभाला। तो यही शिक्षा हम ग्रहण करते हैं कि एक्सपीरियंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो इसी के साथ ये पैसेज हमारा ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको और भी किसी पैसेज के बारे में पूछना हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, उस पैसेज के बारे में हमें बता सकते हैं। और अगर आपकी 12th क्लास CBSE या किसी भी अदर बोर्ड को लेकर कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन समझना चाहते हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और या आप हमें यूट्यूब्स के कमेंट्स में कह सकते हैं। उसके लिए भी स्पेशल वीडियोस तैयार कर देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।